यह घटना 2001 की है। दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के तकरीबन 11 बजे का समय था। दो दोस्त राहुल और मयंक एक बाइक पर बैठकर दिल्ली की सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। दिल्ली में दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसीलिए रात के 11 बजे तक सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई थी। अरे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक तो ठंड की वजह से हर तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, ऊपर से सड़क पर तो देख, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं। बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। इतनी ठंड पड़ रही है यार, इतनी रात को कोई सड़क पर क्यों घूमेगा? इसमें डरने वाली क्या बात है? तू भी ना एक नंबर का डरपोक है। राहुल और मयंक बातें करते हुए कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राहुल भाई, मुझे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आ रही है। कोई जंगली जानवर तो नहीं है आसपास? भाई दिल्ली है, ये तेरा लखीमपुर नहीं जहाँ रोज गांव में बाघ घुस आते हैं। कहाँ से आएगा जंगली जानवर? कुछ नहीं है, कुत्ते बिल्ली लड़ रहे होंगे, तू ध्यान मत दे। राहुल मयंक की बात पर ध्यान दिए बगैर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए चल रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक 7 फीट ऊंची आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर राहुल झटके से बाइक पर ब्रेक लगा देता है। अरे क्या हुआ भाई, बाइक क्यों रोक दी? सामने देख, ये क्या चीज है? इतना ऊंचा तो कोई जानवर भी नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी सिक्स सेंस कब से मुझे बता रही थी कुछ तो गड़बड़ है। मेरी दादी हमेशा कहा करती हैं, अमावस की काली रात में शैतानी शक्तियां अपने होने का एहसास कराती है, इसलिए अकेले सुनसान रास्ते की ओर नहीं निकलना चाहिए। अभी चुप कर, ये डरावनी कहानी सुनाना बंद कर। अब ये बता कि अब क्या करें? बाइक यू टर्न मार और चल यहाँ से। ये जो कुछ भी है अभी भी जानवरों की तरह कुर्रा रहा है। राहुल गिरते पड़ते तेजी से बाइक मोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वही परछाई एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो दोनों बिल्कुल सकपका गए थे। तभी वह 7 फीट ऊंची आकृति राहुल पर हमला कर देती है। वो एक अर्धमानव था, जिसके चेहरे की आकृति लगभग एक बंदर के जैसी थी और बाकी का शरीर काला किंतु इंसान जैसा था। वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता था। उसके लंबे धारदार नाखून थे और शरीर पर लंबे लंबे बाल भी दिखाई दे रहे थे। राहुल के सीने पर बैठकर उसने अपने लंबे नाखून से नोचकर राहुल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। राहुल को घायल करने के बाद उस मंकी मैन ने एक और ऊंची छलांग लगाई और मयंक को दबोचकर एक के बाद एक जोरदार पंजे मारकर उसे भी घायल कर दिया। दोनों दोस्तों को लहूलुहान हालत में छोड़कर मंकी मैन एक बार फिर से गुर्राते हुए वहां से ऊंची छलांग लगाता गायब हो जाता है। मयंक और राहुल काफी देर तक सदमे में सड़क के किनारे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद किसी मदद के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे श्याम, गाड़ी साइड लगा जरा, ये सामने कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है शायद। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और दोनों को सड़क पर लहूलुहान पड़ा देखकर उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में लाद लेता है। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? एक्सीडेंट हुआ है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तुमने? इतना खून बह रहा है। नहीं, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है सर। हम तो आराम से अपने घर जा रहे थे। पता नहीं अचानक से कहां से एक 7 फुट लंबा बंदर जैसा दिखने वाला इंसान आ गया। उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे क्या बेकार की बातें बना रहे हो? 7 फुट का कौन सा आदमी जैसा दिखने वाला जानवर होता है? हमने तो ऐसे किसी इंसान या जानवर के बारे में आज तक न देखा न सुना। ये बेकार की कहानी सुनाने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे क्या? सच बताओ, किसके साथ मारामारी की है? हम सच बोल रहे हैं सर, हमने किसी के साथ कोई मारामारी नहीं की। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर कुछ तो था जो ना तो इंसान था ना ही जानवर। उसकी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी थी और लंबे लंबे भयानक नाखून थे, जिससे उसने हमें बुरी तरह से चीर फाड़ दिया और कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। मयंक और राहुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया था। अरे यार, ये कौन सा नया जानवर पैदा हो गया है दिल्ली की सड़कों पर, जो लोगों को चीर फाड़ रहा है और हवा में गायब हो जाता है? पता लगाओ, किसी और के साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? राहुल और मयंक को अस्पताल में भर्ती करने के बाद इंस्पेक्टर इस घटना की खबर सारे थानों में पहुंचा देता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं होती।
डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको इन दोनों लड़कों पर किस चीज से घाव लगे हैं? इनका कहना है कि कोई मंकी मैन इन पर हमला करके गायब हो गया है। इंस्पेक्टर, मैं खुद ही हैरान हूँ, क्योंकि इनके जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है किसी जंगली जानवर ने इन्हें नोचा है। मैंने इनके जख्मों से निकलते खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके अंदर एक बैक्टीरिया पनप रहा है जो किसी जंगली जानवर के हमला करने के बाद जख्मों में पनपता है। हो न हो लड़कों की बातों में सच्चाई तो है। आपको उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली जैसी इतनी घनी आबादी वाले शहर में कोई 7 फीट ऊंचा बंदर घूम रहा है? आपको ये पॉसिबल लगता है? मीडिया तक ये खबर पहुंच गई तो लोग मजाक बनाएंगे। डॉक्टर, 7 फुट ऊंचा बंदर कभी सुना है आपने? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों से दुश्मनी निकालने के लिए इन्हीं के किसी दुश्मन ने मास्क लगाकर हाथों में पंजे जैसा कुछ पहनकर हमला कर दिया हो? मुझे तो नहीं लगता इंस्पेक्टर, लेकिन आप एक बार अपने सिरे से जांच जरूर कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का बयान सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग घूम रहा था। कुछ दिन बाद, आज रात को हम अपनी छत पर तंदूर लगाकर पार्टी करेंगे। ठंडी रात में आग के पास बैठकर रोस्टेड चिकन खाने और पीने का मजा ही कुछ और होगा। क्या कहती हो? मजा तो बहुत आएगा, लेकिन पार्टी थोड़ा लेट नाइट ही करेंगे क्योंकि 10 बजे तक कॉलोनी में लोग घूमते रहते हैं। फिर बिना बात की चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है, रात के 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, फिर पूरी रात मजे करेंगे। ऊपर टेरेस पे रूम भी है, अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो वहाँ बैठ लेंगे। पूरी प्लानिंग करने के बाद मनोज और रश्मि रात के 11 बजे छत पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक तंदूर बारबेक्यू तैयारी करने लगते हैं। रात के 11 बजे का समय था। हर तरफ गहरी ठंडक फैल चुकी थी। आसपास की गलियों से कुत्ते और बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रश्मि को महसूस हुआ जैसे आसपास कोई गंदी बदबू आ रही है। ये कैसी स्मेल आ रही है? हाँ, ठीक कह रही हो, मुझे भी अजीब सी गंदी बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है आसपास कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रश्मि देखो, ऐसा लग रहा है पड़ोस वाली छत पर कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। मुझे तो गुर्राने की आवाज भी उधर से ही आ रही है। रश्मि और मनोज कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह आकृति मनोज के ऊपर कूद पड़ी। जैसे ही उस साए ने मनोज को दबोचा, रश्मि जोर जोर से चीखने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, सर से पांव तक काला दिखने वाला कोई अर्ध मानव था जिसका आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा बंदर जैसा। रश्मि को चीखता देख मंकी मैन ने अपने हाथों से रश्मि को उठाकर दूर फेंक दिया। रश्मि का सर दीवार में लगा और वह वहीं गिर पड़ी। उसके बाद मंकी मैन ने मनोज के ऊपर हमला कर दिया और अपने पैने धारदार नाखूनों से उसके सीने और कमर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। दहशत और दर्द के कारण मनोज वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मंकी मैन ऊंची छलांग लगाते हुए एक छत से दूसरे छत पर कूदता हुआ गायब हो गया। अगले दिन आधी रात को पति पत्नी पर हुए इस हमले की खबर हर अखबार की सुर्खी बनी हुई थी। अब तो यह खबर बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुकी थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक मंकी मैन के हमलों की खबरें सुनाई देने लगी थी। ओह माय गॉड, ये तो वही है। अपनी लाइफ के जिस चैप्टर को मैंने फाड़कर फेंक चुका था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। डॉक्टर रिजवान भारतीय अनुसंधान विभाग में काम करते थे और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस रिसर्च के जरिए डॉक्टर रिजवान इंसान के अंदर कुछ सुपर पावर डेवलप करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक अनाथ लड़के सुजॉय को मुंह मांगी रकम देकर अपने रिसर्च में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने इंसान और बंदर के डीएनए को मिक्स करके लैब में डेवलप किया और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस डीएनए को सुजॉय के शरीर में डाल दिया। डॉक्टर रिजवान चाहते थे कि उनके इस एक्सपेरिमेंट से बनने वाले सुपर मंकी मैन को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाए, लेकिन उनका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। लगातार हार्मोन इंजेक्शन लेने के कारण सुजॉय का चेहरा एक खूंखार और भयानक बंदर की जैसा हो गया था और उसके अंदर आक्रामकता इतनी ज्यादा भर गई थी कि उसे कंट्रोल कर पाना डॉक्टर रिजवान के स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर के अलावा अब वह किसी को भी नहीं पहचानता था और सिर्फ उन्हीं को देखकर शांत होता था। सुजॉय को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था।
रिजवान के फेल एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी कोई भी सीनियर लेने को तैयार नहीं था। वे चाहते थे कि इस खतरनाक मंकी मैन को खत्म करके रिजवान भी इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। लेकिन डॉक्टर रिजवान के दिल में कहीं न कहीं सुजॉय के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने उसे मारने के बजाय एक सुनसान जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सुजॉय को जंगल में छोड़ने के बाद पिछले 6 महीने में वह डॉक्टर रिजवान को कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। डॉक्टर रिजवान भी इस घटना को लगभग भूल चुके थे कि तभी दिल्ली की सड़कों पर मंकी मैन होने की खबरें आने लगी। मुझे खुद सुजॉय के सामने जाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही लोगों पर हमला करता रहेगा। डॉक्टर रिजवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया और उनको सारी सच्चाई बता दी, और इसके बाद वे अगले कुछ दिनों तक लगातार आधी रात को सड़कों पर घूमने लगे। डॉक्टर रिजवान आधी रात के समय अकेले सुनसान सड़क पर घूम रहे थे कि तभी अचानक से सुजॉय ऊपर से कूदकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह गुस्से में गुर्रा रहा था। सुजॉय, मत करो ये सब, चले जाओ यहाँ से, ये अब तुम्हारी दुनिया नहीं है। डॉक्टर रिजवान की बात सुनकर सुजॉय और भी गुस्से में आ जाता है और एक ऊंची छलांग लगाकर डॉक्टर रिजवान पर कूद पड़ता है और उनके सीने पर बैठकर अपने धारदार नाखूनों से उनके सीने पर वार कर देता है। उसी क्षण डॉक्टर रिजवान अपनी जेब में रखा हुआ इंजेक्शन निकालते हैं और सुजॉय के शरीर में घोंप देते हैं। एक जोरदार चीख के साथ सुजॉय वहां से दूर हो जाता है और अब उससे वो इतना कमजोर हो जाता है कि डॉक्टर रिजवान तक भी नहीं पहुंच पाता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद मंकी मैन की सांसें रुक जाती हैं। मंकी मैन को मारने के बाद डॉक्टर रिजवान अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी, या ये कहूँ कि मैं उस जॉब के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले किसी ने मेरे शरीर का निचला हिस्सा छीन लिया। अपनी रिपोर्टर की जॉब के दौरान मैं बहुत डेयरिंग था और मुझे नई नई जगहों पर जाकर वहां की खबर लाने में काफी इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार अलग अलग खतरनाक जगहों पर गया और ऐसी कई जगहों के बारे में सच्ची कहानियां सुनी जो किसी बहादुर इंसान के दिल में भी आतंक के बीज को बो सकती है। हालांकि मैं जिस जगह गया था उसके अंदर मैंने जो देखा, उससे भयानक चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा नाम राज है और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने अलग अलग व्यूअर्स के ईमेल्स मिलने लगे। एक एक्टिव यूट्यूब चैनल चलाने और एक पत्रकार होने के कारण मेरे चैनल पर काफी व्यूअर्स थे। मैं मेरे चैनल पर बहुत ही रहस्य से भरी जगहों की वीडियोस डालता था जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे और पसंद भी करते थे। तो एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर कई लोग लापता हुए थे। एक बार गुफा में जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैंने मेरे साथ चलने वाले ग्रुप के लोगों से इस बारे में बात की। मेरे साथी हैरी और सैम भी काफी एक्साइटेड थे और मैंने अपने जरूरी उपकरण इकट्ठे किए और उस रहस्यमयी गुफा की जांच करने का फैसला किया। 2 दिन बाद ही हम उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंच गए तो हमने अपना गोप्रो पहना, गुफा के एंट्री गेट पर एक कैमरा लगाया और हमने खाने पीने का भी काफी सामान ले लिया, क्योंकि पूरे चांसेस थे कि शायद हम गुफा में फंस जाए। हमारे कैमरामैन हैरी और हमारे ऑडियो इंजीनियर सैम गुफा में जाने के लिए तैयार थे। हम सबको ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था, क्योंकि हमें भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं था। हम सब तो एक एडवेंचर के लिए इस गुफा के अंदर जाना चाहते थे। गुफा तो बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ कुछ अलग, कुछ खास मिलने वाला है? कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो बस हम यहाँ आए ही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमने लगभग आधा घंटा बस घूमने और गुफा की संरचना को देखने में बिताया। जैसे जैसे हम चलते गए गुफा बहुत टाइट होती गई और हमें डर महसूस होने लगा। वहां एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने से वो गंध आ रही हो। हम गुफा के एक हिस्से पर पहुंचे जो कभी खत्म ना होने वाली अंत की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक बड़ा छेद था
वह छेद एक इंसान के फिट होने के लिए काफी था, इसलिए बिना झिझक के मैं कूद गया। हैरी मेरे ठीक पीछे आया, लेकिन सैम ने वही रहने का फैसला किया। गुफा की वो जगह बहुत टाइट थी, मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की तो एकदम से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आए, जिससे हम बहुत डर गए। अपने आप को संभालते हुए हम फिर से किसी तरह आगे बढ़े। वहां इतना अंधेरा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी आसपास की जगह को पर्याप्त रोशनी नहीं दे पा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां तापमान बहुत गर्म होगा, लेकिन उल्टा हुआ। अंदर वहां कड़ाके की ठंड थी। जगह इतनी तंग थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हम अंदर गए, हम रेंगते हुए जाने लगे। राज, मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। बेशक डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग ढूंढना चाहता हूँ। कुछ तो मिलेगा यार, जिससे हम कुछ सनसनीखेज ढूंढ सके और बहुत सारे व्यूज और लाइक्स बटोर सके। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, सचमुच मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो गलत है। राज डर मत यार, ये हमारा काम है। हम कोई पहली बार ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। अभी भी सोच ले। मैं सब सोच कर ही आया हूँ। वो पहले तो झिझक रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने मेरा पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। 1 घंटे तक बिना रुके रेंगने के बाद हम आखिरकार गुफा के एक हिस्से में पहुंच गए। यह एक बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आखिर हम पैरों पर खड़े हुए। वहां थोड़ा आगे जाकर एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास गए। ये झरना कहाँ से बह रहा है? गुफा में तो कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पानी आ कहाँ से रहा है? चलो, जहां से भी आ रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है, फ्रेश पानी। हाँ सही कहा। मैं झरने के पास गया और मुझे झटका लगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंड था कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। वहां उस जगह पर आसपास बहुत सारी अजीब तरह की फंगस लगी हुई थी, जिसका साइज बहुत बड़ा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चलकर थोड़ा और आगे गया तो फंगस के पेड़ के ठीक पीछे एक आदमी की लाश गली पड़ी थी। उसकी लाश पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगे थे। उसका मांस खा रहे थे। आधी लाश तो वो खा चुके थे। उसके शरीर की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को मरे हुए काफी समय बीत चुका है। उसके शरीर की जांच करने पर मैंने एक उपकरण देखा जो वॉइस रिकॉर्डर जैसा था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ले लिया। जब मैंने इसे लिया तो मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने डिवाइस के अंदर की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, इसलिए मुझे बीच से ही उस बेचारे की कहानी सुननी पड़ी। इसे मैंने सुना। मैं कुंवर हूँ। ये मेरा पहला दिन है। मुझे अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस गुफा से बचने का रास्ता खोजने के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अभी मैं अपनी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। कोई वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा इस गुफा में दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि मेरे पास 4 दिन का खाना बचा है। भूख से बचने के लिए मैं हर दिन कम खाना खाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस जगह की आदत पड़ रही है। आज तीसरा दिन है और मैंने अभी तक अपने बाकी दोस्तों की आवाज नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। आज चौथा दिन है। बहुत बुरा, बकवास, गंदी जगह है। कोई बचाओ मुझे। मुझे मेरे एक साथी का कटा हुआ हाथ मिला है। मैं नहीं जानता उसका बाकी का शरीर कहाँ है। आज 5वां दिन है। मेरे पास खाना नहीं बचा है। मैंने हाल ही में गुफा की गहराइयों में कुछ जानवरों की आवाज सुनी है। मैं मर रहा हूँ। मेरा दोस्त रमन मुझे मिल गया है। ये यहाँ सो रहा है। तभी उस आदमी के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसका दोस्त रमन उस पर हमला कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, नहीं। रिकॉर्डिंग उस दर्द के चिल्लाने के साथ खत्म हो गई। हम दोनों रिकॉर्डिंग सुनकर हक्के बक्के रह गए। तुम्हें क्या लगता है उसके दोस्त ने उसे मारा होगा? हाँ शायद, अंधेरे में उसे क्लियर दिखाई ना दिया हो। तभी वहां उस रास्ते से किसी की आवाज आने लगी। चौकन्ने हो जाओ, कोई आ रहा है वहां से। इन पेड़ों के पीछे छिप जाओ जल्दी। तभी अचानक हमने देखा कि वहां से सैम आ गया था। सैम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम खुद यहाँ आकर पछता रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हम सब तो कितने एक्साइटेड थे।
यहाँ देखो, ये देखो। ओ शिट मैन, ये कौन है? मैं अभी भी कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए, वरना हम भी इस लाश की तरह यहाँ पड़े होंगे। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। तभी चारों तरफ से एक भयानक आवाज आती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये कैसी आवाज है? कुछ तो है यहाँ पर। सैम बातें करते करते उस झरने के पास चला जाता है। इस पानी के आने की कोई तो जगह होगी, है ना? हम ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो झरने के पास ही खड़ा था और तभी झरने के पीछे से दो बड़े बड़े हाथ निकल कर आए और सैम को पकड़कर खींचकर झरने के अंदर ले गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे। सैम! ओ माय गॉड, वो क्या चीज थी? वो कैसे हाथ थे? ये कोई जानवर नहीं था, पर यह इंसान भी नहीं था। हम भी मरेंगे राजब, हम भी मरेंगे। ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो बिना कोई देरी किए भागो यहाँ से। जैसे ही हम उसी रास्ते से वापस जाने लगे तभी हैरी को अपने नीचे जमीन पर कोई परछाई दिखाई दी। जल्दी चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी। चल रहा हूँ। भागो यार, ये हमारे ऊपर है। हमने जैसे ही ऊपर देखा एक बड़ी काले रंग की चीज, जो जानवर नहीं थी ना इंसान, मैं उसे भूत कह सकता हूँ। पूरा काला, पीली आंखें, बड़े दांत, भयानक तरीके से ऊपर दीवार पर चल रहा था। उसके एक हाथ में सैम का सिर था। हम दोनों ने उसे देखकर भयानक चीख मारी और उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लिया और सैम के सिर को पूरा चबा के खा गया। हम जल्दी से वापस उसी तंगी रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगे। मैं आगे था और हैरी मेरे पीछे था। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। तभी अचानक से वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मुझे हैरी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं वापस नहीं जा सकता था। हैरी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हैरी, हैरी! कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं और ज्यादा डर गया। तभी मैंने तेज भयानक चीख पुकार सुनी। यह हैरी की आवाज लग रही थी, पर हैरी के साथ उस राक्षस की आवाज भी आ रही थी। मैं चिल्लाया। मैंने बार बार हैरी का नाम पुकारा, हैरी, हैरी! लेकिन रेंगना नहीं छोड़ा। हैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीड तेज की और तभी मुझे मेरे पीछे हलचल सुनाई दी। कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो हैरी नहीं था, वो वही भूत था। मैं पूरे जोर के साथ रेंग रहा था। उस गुफा के इंटर पॉइंट मेरे सामने था। मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस राक्षस ने मेरी टांगों को बड़े दांतों से पकड़ लिया। मैं अब दरवाजे पर ही था, लेकिन वो मेरी टांगे एक लकड़ी की तरह चबाकर तोड़ कर ले गया। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितने दर्द में था और बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटाकर उस भूतिया गुफा को पार कर लिया। मैं तो किसी तरह उस भूतिया गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं आया। मैं नहीं जानता अपनी टांगे शरीर से अलग होने के तुरंत बाद ही वो हिम्मत मुझ में कहां से आई, और मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, या दोनों। अच्छी थी कि मैं बच गया और बुरी थी कि मैंने मेरा आधा शरीर खो दिया। आखिर दर्द में कराहते कराहते मैं थोड़ा दूर रेंग कर आ गया और फोन करके मदद के लिए पुलिस को बुलाया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरी इस कहानी से मुझे करोड़ों व्यूज और लाइक्स जरूर मिले, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी उन सभी लोगों को इस जगह की वास्तविकता के बारे में पता चल पाया, जिससे कहीं रोमांचकारी लोगों की जान वहां ना जाने के कारण बच गई। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।